हमने विशेषण के बारे में जानकारी ली। उसमें मैंने तुम्हें विशेषण, उसकी परिभाषा, विशेषण के प्रकार, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद फिर हमने संख्यावाचक विशेषण में उसके दो भेदों के बारे में जानकारी ली, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आज के इस वीडियो में हम अगला भाग जो है वह क्रिया, यानी हम विकारी शब्द जिस सव्य कहते हैं उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो कि अंतिम भाग है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिया में उसके परिभाषा के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले उदाहरण देखेंगे। देखो, मैं खाना खाता हूँ, किसान काम करता है। इन दो वाक्यों में पहला वाक्य मैं खाना खाता हूँ, इस वाक्य में मैं करता है, खाना कर्म है और खाता हूँ यानी कुछ कर्ता के द्वारा कुछ काम हो रहा है, यानी कर्ता मैं है, मेरे द्वारा कुछ काम हो रहा है, कुछ मेरे द्वारा कार्य हो रहा है, उसे ही क्रिया कहते हैं। देखो, मैं खाना खाता हूं, मेरे द्वारा कुछ काम हो रहा है, कुछ कार्य हो रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। यानी मैं खाना खाता हूं, इस वाक्य में खाता हूं ये क्रिया है, यानी खाने की क्रिया मेरे द्वारा हो रही है, इसलिए खाता हूं यह शब्द क्रिया कहलाता है। उसी तरह से देखो, दूसरे वाक्य में किसान काम करता है, इस वाक्य में किसान करता है, काम कर्म है और कर्ता ये कुछ काम, कर्ता के द्वारा कुछ काम हो रहा है, कुछ कार्य हो रहा है, कुछ कर रहा है, इसलिए इसे क्रिया कहते हैं। यानी किसान के द्वारा काम करने की क्रिया हो रही है, इसलिए इसे क्रिया कहते हैं। तो परिभाषा इस तरह से होगी। देखो, जिन शब्दों से किसी काम का होना अथवा करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी जिन शब्दों से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो इन वाक्यों में मैं खाना खाता हूँ, इन वाक्यों में मेरे द्वारा, कर्ता के द्वारा कुछ काम हो रहा है, कुछ क्रिया हो रही है, इसलिए खाता हूँ ये क्रिया है। किसान काम करता है, इस वाक्य में कर्ता के द्वारा, किसान के द्वारा काम करने की क्रिया हो रही है, इसलिए करता है ये क्रिया कहलाती है। तो परिभाषा इस तरह से होगी, जिन शब्दों से किसी काम का होना अथवा करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। यानी किसी काम का होना अथवा करना जिस शब्द से होता है उस शब्द को क्रिया कहते हैं। यानी मेरे द्वारा खाने की क्रिया हो रही है, किसान के द्वारा काम करने की क्रिया हो रही है, इसलिए पहले वाक्य में खाता ये क्रिया है और दूसरे वाक्य में करता ये क्रिया है। यानी जिन शब्दों से किसी काम का होना अथवा करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के दो प्रकार है, क्रिया के दो भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के दो प्रकार गिनाए जाते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो पहला प्रकार है सकर्मक क्रिया। पहला प्रकार है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सबसे पहले उसका उदाहरण देखेंगे हम। जैसे पहला उदाहरण, मोहन पुस्तक पढ़ता है। दूसरा उदाहरण, पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब पहले वाक्य में देखो, मोहन
करता है, पुलिस कर्म है, और पढ़ता है यानी कर्ता के द्वारा पढ़ने की क्रिया हो रही है, इसलिए पढ़ता है ये क्रिया है, यानी कर्ता के द्वारा पढ़ने का काम, पढ़ने का कार्य हो रहा है, इसलिए पढ़ता है ये क्रिया कहलाती है। उसी तरह से दूसरे वाक्य में देखो, पुलिस ने चोर को पकड़ा। इस वाक्य में पुलिस करता है, चोर कर्म है, और पुलिस ने चोर को पकड़ा, पकड़ा ये क्रिया है, क्योंकि पुलिस के द्वारा, कर्ता के द्वारा पकड़ने का काम, पकड़ने का कार्य हो रहा है। किंतु यहाँ पर हम सकर्मक क्रिया देख रहे हैं, तो सकर्मक क्रियाओं में क्रिया का फल, क्रिया का परिणाम, क्रिया का परिणाम जो है वह कर्ता को छोड़ कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी वाक्य में आए हुए क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता को छोड़ कर्म पर पड़ता है, ऐसी क्रियाओं को सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में यहाँ पर मोहन करता है, और क्रिया का व्यापार, क्रिया का फल जो है वह कर्ता को छोड़ कर्म पर पड़ता है, यानी पुस्तक पर पड़ता है। तो मोहन क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। मोहन क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। यानी कर्ता का क्रिया का फल, क्रिया का परिणाम जो है वह कर्ता को छोड़ कर्म पर पड़ता है, ऐसी क्रियाओं को सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे वाक्य में देखो, कर्ता पुलिस है, चोर कर्म है, और पकड़ा क्रिया है। तो पुलिस ने किसे पकड़ा? चोर को पकड़ा। पुलिस ने किसे पकड़ा? चोर को पकड़ा। यानी पकड़ना ये क्रिया है, और क्रिया का फल, क्रिया का परिणाम कर्ता को छोड़ कर्म पर पड़ रहा है। पुलिस ने किसे पकड़ा है? चोर को पकड़ा है, यानी चोर पर पड़ रहा है, इसलिए इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो परिभाषा इस तरह से होगी, देखो, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता को छोड़ कर्म पर पड़ता है, ऐसी क्रियाओं को सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता को छोड़ कर्म पर पड़ता है। यानी मोहन क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। पुलिस ने किसे पकड़ा है? चोर को पकड़ा है। यानी यहाँ पर क्रियाओं का फल, क्रियाओं का परिणाम जो है वह कर्ता को छोड़ कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए ऐसी क्रियाओं को सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो छात्रों समझ में आ गया? इस तरह से सकर्मक क्रिया के और बहुत सारे उदाहरण होंगे हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में, ऐसे बहुत सारे इसके और उदाहरण हो सकते हैं सकर्मक क्रियाओं के। तो इस तरह से सकर्मक क्रिया के और उदाहरण तुम्हें बनाने आएंगे। तो परिभाषा पहले समझ लो, क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता को छोड़ जब कर्म पर पड़ता है, ऐसी क्रियाओं को सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अब दूसरा प्रकार है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया की परिभाषा उदाहरण देखो। पहले, सीता सोती है, वह रोता है। अब यहां पर देखो, सीता करता है और सोना क्रिया है, क्योंकि सीता के द्वारा कौन सा काम हो रहा है? सोने का काम हो रहा है, सोने का कार्य हो रहा है, इसलिए सोना ये क्रिया है। दूसरे वाक्य में देखो, वह रोता है। इस वाक्य में कर्ता कौन है? वह है। उसके द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है? रोने का काम हो रहा है, इसलिए रोता ये क्रिया है। अब देखो, पहले वाक्य में सीता सोती है, इस वाक्य में देखो कर्ता क्रियाओं के व्यापार का फल जो है वह कर्ता के ऊपर पड़ता है। देखो यहां पर कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। अकर्मक क्रिया में क्रियाओं के व्यापार का परिणाम, क्रियाओं के व्यापार का फल यहां पर कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। कौन सोती है? सीता सोती है। कौन रोता है? वह रोता है। यानी क्रियाओं के व्यापार का फल यहां पर दोनों वाक्यों में देखो, यहां पर कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। वह जाता है, वह जाता है, इस वाक्य में वह क्या है? कर्ता है।
जाता है, जाना क्या है, क्रिया है। तो क्रिया का फल कहां पर पड़ रहा है, कौन जाता है, वह जाता है। यानी यहां पर क्रियाओं का परिणाम जो है, क्रियाओं का फल जो है, क्रियाओं के व्यापार का फल जो है यहां पर कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए ऐसी क्रियाओं को अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। तो देखो परिभाषा इस तरह से होगी, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल या परिणाम उनके कर्ता के ऊपर ही पड़ता है, ऐसी क्रियाओं को अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। यानी क्रियाओं के व्यापार का फल जो है उसके कर्ता के ऊपर पड़ता है, ऐसी क्रियाओं को अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो छात्रों देखो, हमने अब तक क्रिया क्रिया के परिभाषा, उसके उदाहरण और उसके प्रकार दो, जिसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कहते हैं, उनके बारे में जानकारी ली। तो देखो इस तरह से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो छात्रों, तो यहाँ तक हमने सकर्मक क्रिया के बारे में और अकर्मक क्रिया के बारे में जानकारी ली। अब अगले वीडियो में हम प्रेरणार्थक क्रियाओं के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद छात्रों।